तो अगर आप थोड़ा स्ट्रेटेजिक कल्चर को देखें, इट इज कंप्लीटली अ कल्चरलिस्ट अप्रोच। कल्चर क्या होता है? कल्चर आपने देखा है कि वो ट्रेडिशन, उसमें वैल्यूज, उसमें एटीट्यूड्स, सर्टेन पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। फॉर एग्जांपल कहते हैं, जैसे सिंधी कहते हैं कि हम मेहमान नवाज हैं। वो कैसे कहते हैं? वो कहते हैं वो हम मेहमान नवाजी बड़े अरसे से लोगों की करते आ रहे हैं, मेहमान। तो हमारे वो कल्चर बन गया है, ट्रेडिशन बन गया है। दूसरे हैं पंजाब के लोग हैं, ठीक है, वो अपने उन्होंने अपना कल्चर डेवलप किया है। पश्तून है, बलोच हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं। हर दुनिया के हर कौम ने अपना कल्चर जैसे डेवलप किया है। वो क्या होते हैं? उसके ट्रेडिशंस होते हैं, उसके वैल्यूज होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं। वो एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, बाप दादा बाप नीचे उनके, उनसे नीचे आता रहता है कि वो एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर, उसको क्या करते हैं वो अब फॉलो करते आते हैं। उनमें हैबिट्स आ जाती हैं, सिंबल्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो क्रिश्चियन की सिंबल हो गई, यहाँ टोपी हो गई सिंधियों की, यहाँ अजरक हो गया, ठीक है। ये चीजें कल्चर में अचीवमेंट्स, अगर ये कहें कि हम जापानीज आखिरी आर्म सोल्जर तक लड़ते थे, ये इनकी अचीवमेंट थी ना, एक कल्चर का, कि हम आखिरी सोल्जर तक लड़ते हैं। वो कैसे डेवलप हुआ? ऑन एंड ऑफ जो भी वॉर्स हुई तो इन्होंने वो लड़के दिखाई। तो पर्टिकुलर वे ऑफ एडाप्टिंग टू द इन्वायरमेंट, किसी पॉइंट को, किसी ट्रेडिशन को एडॉप्ट करना, इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करना, एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद रेस्पेक्ट टू द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स, ठीक है। उस पैटर्न के थ्रू यूज ऑफ फोर्स जो हो रही है, या थ्रेट है, या सर्वाइवल का मसला है, उसको हल करना, वो स्ट्रेटेजिक कल्चर कहलाता है, ठीक है। कल्चर से स्ट्रेटेजिक कल्चर की तरफ इस पॉइंट पे आते हैं। अगर आप देखिए कल्चर से, कल्चर तो आप सबको पता है क्या है। अब आते हैं स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है। स्ट्रेटेजिक कल्चर अगर देखें तो इज इसेंशियली एन अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट कल्चरल कंसीडरेशन, कल्चरल वैल्यूज, कल्चरल हैबिट्स, ट्रेडिशंस, कम्युलेटिव हिस्टोरिकल मेमोरी। जैसे कोई कहे कि हमारे ऊपर तो जुल्म होते रहे हैं, अरगून आए, तुर्खान आए, मुगल आए, एक हिस्टोरिकल मेमोरी and their influences in the analysis of state security policy and international relations। आपकी फॉरेन पॉलिसी पे आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके कल्चर बन चुके हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल मेमोरी है जो, अब वो कल्चर अगर आपके सिक्योरिटी पॉलिसीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज एक्चुअली एन स्ट्रेटेजिक कल्चर, ठीक है। आम कल्चर तो अलग हो गई, स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या करता है? स्ट्रेटेजिक इसीलिए हम यूज करते हैं, वो आपके पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। आम कल्चर से हमने अलग वर्ड इसीलिए क्रिएट किया कि आम कल्चर जरूरी नहीं है कि आपके पॉलिसीज को इम्पैक्ट करे, इन्फ्लुएंस करे, बट स्ट्रेटेजिक कल्चर का काम ही ये है कि वो इम्पैक्ट करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है आपके फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को। एग्जाम्पल देता चलो, हम इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, अब वो हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया। हम सोचते ही नहीं कि सही है या गलत है, हम कहते हैं वो जालिम मुल्क है, हम नहीं करना चाहते। अगर कोई लीडर करना भी चाहता हो, कभी कभी ऑन एंड ऑफ में ये बात बढ़ जाती है कि ये जो है इसराइल को रिकॉग्नाइज करने का सोच रहे हैं। इसराइल के एम्बेसडर के साथ इनकी मुलाकात हुई थी ऑन जो भी। तो कहने का मकसद कि अब ये हमारे स्ट्रेटेजिक कल्चर का हिस्सा बन चुका है कि हम इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे एट एनी कास्ट, एट ऑल कास्ट। हम अपने फलस्तीनी भाइयों को सपोर्ट करें। क्या ये पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कल्चर? ठीक है, पका पकाया हुआ। आगे चलते हैं। द पैराडाइम ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर वाज क्वाइंड ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। ये अगर कॉन्सेप्ट देखें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए कोल्ड वॉर के पीरियड में। तो इन जैक स्नाइडर्स रिपोर्ट फ्रॉम 1977, जैक स्नाइडर इंटरनेशनल रिलेशन का एक्सपर्ट है। एक मैंने आपको कंटेम्पररी सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजीज बुक रिकमेंड पे एक जब थ्योरीज पढ़ा था उसकी आखिर में वो था। तो ये जैक स्नाइडर उसमें एंथोलॉजी उसने लिखी हुई है, मतलब कंपाइल की हुई है, तो वहां पे आप वो बेहतरीन बुक है। वो कहता है कि द सोवियत स्ट्रेटेजिक कल्चर इम्प्लीकेशंस फॉर लिमिटेड न्यूक्लियर ऑप्शन। तो अब इसने ये आर्टिकल लिखा, तो यहाँ पे इसने वर्ड यूज किया।
तो इस आर्टिकल में इसने क्या क्या बातें की, इसने इस आर्टिकल में स्ट्रेटेजिक कल्चर को डिफाइन किया। ये कहता है, आपको याद होना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक कल्चर किसने कॉइन किया, ये वर्ड्स बहुत कॉमन। सम टोटल ऑफ आइडिया, आप बल्कि ग्लॉसरी की अपनी लिस्ट बनाएं अलग, उसमें लिखें कि ये किसने बनाया, उसकी मीनिंग लिखें, ताकि अगर आप फिर जब पेपर्स हो तो आप तो उनको देखें और आप पेपर में पोर्ट्रे कर सकें, मॉक टेस्ट में, ईटीसी में। कल मैं जब पेपर आपके साथ शेयर करूंगा तो स्पेशली देखूंगा कि आपने कीवर्ड्स यूज किया या नहीं की। ठीक है, वो आपको हिस्सा बनाना है अपने पेपर का। वो कहता है कि सम टोटल ऑफ आइडियल्स, कंडीशनल, इमोशनल रेस्पॉन्सेज एंड पैटर्न्स ऑफ हैबिचुअल बिहेवियर। सेम ही बात हुई कि आपके आइडियल्स क्या है, इमोशनल रेस्पॉन्सेज टू द इवेंट, टू द स्टोरी, टू द प्रॉब्लम क्या है। इसराइल को रिकॉग्नाइज करने का सोच रहे हैं कि हमारा इमोशनल रेस्पॉन्स आता है, यार ये क्या हो रहा है, हम नहीं करने देंगे, हम लड़ेंगे, हम फलस्तीन लेंगे। पैटर्न्स ऑफ हैबिचुअल बिहेवियर, एक ही बार बार बिहेवियर। अब 1947 से आज तक एक पैटर्न डेवलप हो गया है कि इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करना, कश्मीर हमने लेके रहा, ठीक है। दैट मेंबर्स ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी हैव अक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शन और इमिटेशन। मेंबर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी कौन है, सिटीजन्स, एंड शेयर विथ ईच। अब आप देखें तो सिटीजन्स भी कह सकता था, बट इसने नेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, तो इसने वो कीवर्ड्स पर्टिकुलर यूज किए ताकि फील हो कि हम स्ट्रेटेजिक कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शन और इमिटेशन और शेयर विद ईच अदर विद रिगार्ड टू देयर स्ट्रेंथ। तो हम तो यही बात हुई कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये बातें अगर एक दूसरे सिटीजन्स के बीच में होती रहेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक कल्चर। अब चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, कभी हमें धोखा नहीं देता, ये क्या है, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कल्चर चाइना के लिए डेवलप हो चुका है। ये चीनी पाक चीनी भाई भाई, ये हमने डेवलप कर चुके हैं। तो ये विद एक दिन में तो नहीं है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है पुराना, एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात, ट्रेड, एक दूसरे को मिलिट्री सपोर्ट, मिलिट्री टाइप में हेल्प करना। तो कहने का मकसद ये, कल्चर का मकसद ये है कि ये विद पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होता है। इसमें स्ट्रेटेजिक का वर्ड यूज करने का मकसद, वो जो कल्चर विद पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हुआ है वो हमारे पॉलिसी डिसीजंस को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। आप इन दोनों वर्ड्स को अलग करें, स्ट्रेटेजिक एंड कल्चर। कल्चर तो आपको पता है क्या है, वैल्यूज ट्रेडिशंस। अगर वो वैल्यूज ट्रेडिशन हमारे फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस, पॉलिसी कंसिडरेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी को गवर्न करते हैं, सर्वाइवल को गवर्न करते हैं, दैट इज ए स्ट्रेटेजिक कल्चर। चाइना हमारा दोस्त है, भाई है, वो हमारे सिंध के कल्चर का तो हिस्सा नहीं है, पंजाब के, वो पाकिस्तान का एक कल्चर बन चुका है। अब वो हमारे फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये पॉइंट के पाक चीनी भाई भाई, इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, वो हमारे फॉरेन पॉलिसी को गाइड कर। इसराइल हमारा दोस्त नहीं है, फलस्तीनों पे मजालिम कर रहा है, वो एक जालिम हुक्मरान है, हमें उसके कभी रिकॉग्नाइज नहीं करा। ये हमारे आम कौम का तो कल्चर नहीं है ना, अंदरूनी, ठीक है, हम कोई वो चीज तो नहीं कर, बट ये हमारे पाकिस्तान के नेशन स्टेट का कल्चर है जो हमारे फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। दैट इज व्हाई वी यूज वर्ड स्ट्रेटेजिक हियर। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गई। अगर नहीं आई तो ये नोट कर लें और आखिर में क्लास के मुझसे जरूर पूछें। अगर नहीं पूछेंगे तो मैं आप में से किसी से जरूर पूछूंगा, क्योंकि दिस कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द होल टॉपिक, तभी मैंने इतना टाइम इस पे लगाया। तो ये स्ट्रेटेजिक कल्चर, ठीक है, कल्चरल एक पैटर्न जो डेवलप हुआ है, ठीक, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्रेट एंड यूज ऑफ फोर्स, उसके बारे में जो पैटर्न क्रिएट हुआ है वो अंडरस्टैंडिंग देता है कि ओरिएंटेशन ऑफ नेशंस स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी टुवर्ड्स वार थ्रेट प्रॉब्लम, वो वार को, थ्रेट को, प्रॉब्लम को कैसे परसीव करती है। इंडिया से अगर इंडिया न्यूक्लियर वेपन, इंडिया कोई वेपन बनाने की कोशिश करता है, इंडिया क्या करता है कि कोई जहाज खरीद किया, राफेल किया खरीद, अगर वो लेने की कोशिश करता है तो हम उसको कैसे परसीव करती हैं। हमारा कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, स्ट्रेटेजिक कल्चर यही कहता है कि इंडिया अगर न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो उसकी कोई ना कोई साजिश होगी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की। एक वो 75 ईयर से पैटर्न डेवलप होता आ रहा है। दूसरी बात,
अगर चाइना ले वेपन्स बना रहा है तो एक 75 ईयर्स से या 70 ईयर्स या 60 ईयर्स से ये पैटर्न डेवलप होते आ रहा है कि चाइना इज ऑल वेदर फ्रेंड, हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। अगर वो फोर्स बना भी रहा है तो हमें फायदा देगी, नुकसान नहीं देगी। दिस इज द स्ट्रेटेजिक कल्चर। अगर अलग अलग कंट्रीज के बारे में वो अब सोचेंगे थ्रू कल्चरल एस्पेक्ट, थ्रू हिस्टोरिकल मेमोरी, दैट इज स्ट्रेटेजिक कल्चर। अब आप देखें एक और एग्जांपल, नेटो फोर्सेस इन अफगानिस्तान। Afghan citizens viewed the Operation Enduring Freedom as invasion. Operation Enduring Freedom is an official name given to the US and NATO operations in Afghanistan after 9/11. Operation Enduring Freedom, ये आपको पता होनी चाहिए असली नाम। तो उन्होंने क्या समझा, आम अफगानी सिटीजन, उन्होंने कहा ये तो इन्वेजन है, हमारे ऊपर कब्जा है। सिटीजन्स ने एक कल्चर डेवलप किया, कैसे? थ्रू शेयरिंग आइडियाज विद ईच अदर, जो हमने पहली स्लाइड्स में पढ़ा। सिटीजन्स स्टार्टेड ज्वाइनिंग तालिबान ग्रुप्स, ये कल्चर की वजह से उन्होंने ज्वाइनिंग किया तालिबान। सो नेटो फोर्सेस गॉट मोर थ्रेट फ्रॉम कल्चरल फैक्टर ऑफ तालिबान देन दैट ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। उनको आम पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल रही थी। आप बताएं कि अब स्ट्रेटेजिक कल्चर इज अ डिसाइसिव फैक्टर इवन इन वॉर, इन डिप्लोमेसी, ठीक है, इन कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अमेरिकन को शिकस्त इसलिए मिली क्योंकि आम लोगों ने उनके साथ ताउन नहीं किया। एक स्ट्रेटेजिक कल्चर डेवलप हो गया कि ये काबिज हैं, इनके साथ ताउन नहीं करना। एक पॉलिसी कंसिडरेशन आ गई कि अमेरिकन के साथ ताउन नहीं किया। दीज पीपल आर कोलोनाइजर्स, नेटो फोर्सेस आर कोलोनाइजर फोर्सेस। तो एक कल्चर आप देखें कि 20 साल, मोर देन 2 डिकेड्स गुजर गए, यूएस एंड इट्स एलीज फ्रॉम नेटो फोर्सेस वो जीत नहीं सकी, ठीक है। सो डिफरेंट स्टेट्स वुड रिएक्ट टू द सेम सेट ऑफ इवेंट्स डिफरेंटली। ये तो आप बिल्कुल पता है कि हर स्टेट अपने हिसाब से परसीव करती है थ्रेट को। अगर इंडिया न्यूक्लियर कोई वेपन बढ़ा रहा है तो पाकिस्तान अपने हिसाब से उसको देखेगा कि थ्रेट है या नहीं, चाइना उसको अपने हिसाब से देखेगा, रशिया अपने हिसाब से, एंड यूनाइटेड स्टेट्स या ईच एंड एवरी कंट्री अराउंड द वर्ल्ड विल व्यू इट डिफरेंटली, ठीक है। कोलिन ग्रेस वो इसके बारे में क्या कहता है? कोलिन ग्रेस कहता है कि modes of thought and action with respect to force derived from modes of thought and action with respect to force कहां से आते हैं? with respect to force हम अगर देखें तो वो कहता है नेशनल हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, जिसको पहले हमने हिस्टोरिकल मेमोरी का, वही बात आ गई। एस्पायरेशन फॉर सेल्फ करेक्टराइजेशन, ठीक है, वही बात। स्टेट डिस्टिंक्टिव एक्सपीरियंसेस, हमने पहले ही कहा कि सेम सेट ऑफ इवेंट्स को डिफरेंटली, हर स्टेट के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। और इसको आगे लेके चलें कि डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर कैसे होता है। सोशियोलॉजिकल एलिमेंट्स रोल प्ले करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल आर रिलेटेड टू ह्यूमन, ठीक है। साइकोलॉजिकल, जैसे अफगान सिटीजन ने परसीव किया साइकोलॉजिकली कि ये तो काबिज है। जियोग्राफिकल फोर्सेस, अगर हमारे पास वार्म वाटर्स हैं, हम उस हिसाब से कल्चर डेवलप किया कि रशिया जब इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान किया इन 1979, मे बी एक साल इधर, आई थिंक 1979, तो हमने डेवलप किया कि ये तो वार्म वाटर्स पे आना चाहते हैं, इसलिए हमें ज्वाइन करना चाहिए कहाँ पे? अफगान मुजाहिदीन को। हमने दूसरे एस्पेक्ट से, प्रीवियस लेक्चर के एस्पेक्ट से देखें, हमने ये नहीं सोचा कि वहां कब्जा करे। बाद में हम देखेंगे कि वाकई वो उन पे कब्जा करने आया था या हमारे वार्म वाटर्स के, हमने नहीं देखा। हमने कहा पहले ही अपनी हिफाजत करो, बिकॉज यू हैव टू टेक अ रैशनल डिसीजन एंड कंट्रीज डू नॉट वेस्ट टाइम इन टेकिंग रैशनल डिसीजंस। तो हमने जल्दी डिसीजन ले लिया। तो अगर ये देखें तो उस वक्त हमने एक स्ट्रेटेजिक कल्चर डेवलप कर लिया कि ये वार्म वाटर्स पे आना चाहते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी को अगर हम इसके एस्पेक्ट में देखें तो वो आंसर करती है व्हाई एंड व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी, व्हाई इज दिस फॉरेन पॉलिसी,
ठीक है। बट स्ट्रेटेजिक कल्चर कहता है, वो आंसर देता है हाउ दिस फॉरेन पॉलिसी हैज डेवलप्ड, कैसे बनी। अब इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, क्यों? शेयर विथ मी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस। स्ट्रेटेजिक कल्चर, फॉर एग्जांपल एक बॉडी का नाम हो, वो आपसे पूछे कि हाउ, मतलब कि आपके कौन से रीजंस हैं कि आप इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी क्या करती है, वो व्हाई एंड व्हाट का आंसर करती है, और स्ट्रेटेजिक कल्चर आंसर करता है हाउ पार्ट का, कि हाउ इज दैट फॉरेन पॉलिसी इज, उसके बीच से हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस क्या है। हमने फॉर एग्जाम्पल कहा कि ये है कि उन्होंने फलस्तीन की जमीन पे कब्जा किया, ठीक है। दूसरा, एक बार के बाद और कब्जा, दूसरी बार के बाद और, तीसरी के बाद और, चौथी के बाद और, इसी तरीके से फलस्तीन की जमीन पे इन्होंने कब्जा किया है, ठीक है। द व्हाई एंड व्हाट ऑफ फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस आर मेनली डिपेंडेंट ऑन हाउ दे आर मेड, हाउ फॉरेन पॉलिसी इज मेड, ठीक है। विथ रिगार्ड टू द इसराइल, विथ रिगार्ड टू द इंडिया, विथ रिगार्ड टू अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। कार्ल का अगर हम देखें तो वो कहता है कि स्ट्रीम्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी रोल प्ले करती है, ठीक है। अगर हम देखें वो क्या करता है कि कहता है कि स्ट्रीम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वही बात, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, इंफॉर्मेशन, मेमोरी ऑफ हिस्टोरिकल इनपुट्स, हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री से हमें इंफॉर्मेशन मिली, इसको हम डिटेल में देखेंगे। इनपुट्स फ्रॉम इंटरनेशनल सिस्टम, वो इनपुट देता है कि ये करें या नहीं करें। एंड डोमेस्टिक इनपुट्स विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, पाकिस्तान का हम स्टडी कल्चर पढ़े हैं तो पाकिस्तान के रिलेटेड हम डोमेस्टिक इनपुट्स देखेंगे, ठीक है। अगर हम देखें कि अकॉर्डिंग टू कार्ल ड्यूट, डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग न्यू इंफॉर्मेशन विथ ओल्ड मेमोरी। हम देखते हैं जब फैसला लेते हैं तो देखते हैं कि नया जो उसके बारे में न्यू थॉट्स क्या है विथ रेफरेंस टू प्रीवियस थॉट। इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करना, क्यों? क्योंकि वो अभी भी मुसलमान जो फलस्तीनी उन पे मजालिम कर रहा है सिंस पुराने तकरीबन 1948 से लेके, ठीक है। दीज मेमोरीज आर स्टोर्ड इन द माइंड्स ऑफ, ठीक है, हेड्स ऑफ स्टेट, ट्रू, उनको जहन में होता है। न्यू क्लासिकल मेमोरी ने कहा था कि 2-3 परसेप्शन ऑफ स्टेट लीडर, वो कैसे परसेप्शन लेता है, यहां से, क्योंकि माइंड में उसके जहन में रहती है हाई ऑफिशियल्स की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी डेवलप होती है, और रूलिंग एलिट। उसके अलावा, इनके अलावा एक और क्लास पे जिसको हम क्या कहते हैं, सिटीजन का नाम देते हैं, ठीक है। ये जो सिटीजन हैं ये भी बड़ा रोल प्ले करते हैं, उनके जहनों में भी ये जी मेमोरी रह जाती है, ठीक है। बट मेजर मेमोरी जिसका इन्फ्लुएंस होता है वो हेड ऑफ स्टेट, रूलिंग एलीट, हाई ऑफिशियल्स वगैरह, इनका रोल प्ले है। अगर हम देखें कि मेमोरी ऑफ स्टेट, हमने 3 चीजें पढ़ी। memory of historical input, the input from international system, domestic systemic inputs with reference to, हम तीनों बारी बारी पढ़ेंगे। मेमोरी ऑफ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को देखिए, जिसको मेमोरी ऑफ स्टेट का टाइटल दिया है। अगर हम देखें कि पाकिस्तानी डिसीजन मेकर्स मेमोरीज आर फिल्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, हम हर चीज को फ्रीडम मूवमेंट के हिसाब से देखते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो which was more of an anti-Hindu than anti-British। अगर आप देखें तो ट्राइनिटी ऑफ आइडियाज जो सर सैयद अहमद खान ने दिए थे वो कौन से थे, एजुकेशन को अपनाओ, अब पॉलिटिकल रहो और ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट करो। तो आप देखें कि एंटी ब्रिटिश उस दौर में भी नहीं था, वहां से हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस डेवलप होता 1947 टिल टुडे 2020 तक आ रहा है। तो मतलब कि एंटी ब्रिटिश हमारे थॉट्स कभी डेवलप नहीं हुए। हमने आजादी की डिमांड की
वो किस बुनियाद पे की? एंटी हिंदू पॉलिसी के बुनियाद पे की, कि हिंदू क्या करेंगे, हमें जीने नहीं देंगे, हमें रहने नहीं देंगे। ठीक है, तो एक हम आज भी जो पॉलिसी बना रहे हैं वो उस एंगल से लेके बना रहे हैं, फ्रीडम मूवमेंट के थॉट से। तो दिस मेमोरी इज शेप्ड बाय द बिलीफ दैट Hindus had never accepted the partition of India in 1947. वो क्या करते हैं, अखंड भारत बनाएंगे, पाकिस्तान को अपने अंदर लेके आएंगे, हिंदुत्व। ठीक है, तो हमारे अंदर ये मेमोरी ऑफ स्टेट है। हम कभी भी इंडिया वेपन बनाएगा, हम यकीन ही नहीं करेंगे कि वो पाकिस्तान के नुकसान के लिए नहीं बना, हम कहेंगे ये अखंड भारत, हिंदुत्व। इन्होंने कभी आजादी को कबूल ही नहीं किया। सर सैयद कह के गया टू कोऑपरेट करना ब्रिटिश से, हिंदूज के लिए कहा गया, टू नेशन थ्योरी का फाउंडेशन देके गया। तो वहां से अब हिस्टोरिकल, ये हमारी मेमोरी रग रग में आ गया है, बच्चे बच्चे के दिमाग में आ गया है। इस वक्त मैं फील्ड में क्लासेस ले रहा हूँ स्कूल अटैचमेंट के, तो हर बच्चे जिससे पूछो व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन आई से इंडिया, वो कह रहे हैं कि हमारे दुश्मन। ये इंस्टीट्यूट एक मेमोरी बन गई है हमारी। ठीक है, समटाइम्स दीज मेमोरीज आर डिस्ट्रक्टिव, दे माइट डू व्हाट एवर टू अनडू दैट। वो इंडिया क्या करेगा, कुछ भी करेगा पाकिस्तान की पार्टीशन को अनडू करने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए। ठीक है, दिस फेड सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन फ्रॉम इंडिया। इस वजह से हमें हर वक्त ये होता है कि देयर इज ऑलवेज अ थ्रेट फ्रॉम द ईस्टर्न बॉर्डर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। गोइंग फॉरवर्ड, this has led to the military domination of decision making in Pakistan. इसी वजह से ही हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी हमारी मेजर पॉलिसी होती है। और सिक्योरिटी में मैंने आपको कहा था इन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, उसमें पास पेपर में आपको क्वेश्चन भी देखे, डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी पे 2-3 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन। तो मिलिट्री डोमिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो आपको पता है कि सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स में ऑल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टेक इनपुट्स फ्रॉम देयर मिलिट्री डिपार्टमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अगर हमारा मेजर कंपोनेंट इज सिक्योरिटी है, तो मेजर सजेशन ही फ्रॉम द मिलिट्री आएगी। तो जाहिर सी बात है, तो इस मुल्क में तो उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ेगा। तो हमारी पॉलिसी क्या थी, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव थी। अगर आप सीपेक में पढ़ेंगे तो चाइना के साथ हमारे जो रिलेशन थे, अगर हम देखें तो इंक्लाइन टुवर्ड्स द मिलिट्री रिलेशंस थे। अब ये सीपेक की वजह से इकोनॉमिक टाइप ऑफ रिलेशन आ गए हैं, तो हमारे उनके साथ इस वजह से, जैसे F-17 हमने कोलाबोरेशन करके बनाया था, तो इस वजह से बनाया था ना, कि ताकि इंडियन थ्रेट को थ्वाट कर सके, अपोज कर सके और अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ सके। दूसरा जो मैंने आपको कहा कि इनपुट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल सिस्टम, अगर आप देखें तो 1978 and 1979 पाकिस्तान were able to reject the initial offered economic aid from US, but अगर आप देखें कि 2001 में पाकिस्तान has been able to use US for relieving pressures on her southern border with India। ठीक है, साउदर्न बॉर्डर नहीं, ईस्टर्न बॉर्डर्स। ठीक है, तो 2001 में क्या हुआ कि इंडियन ने ईस्टर्न बॉर्डर पे क्या किया आके, तो ईस्टर्न बॉर्डर पे अपनी मिलिट्री प्रिपेयरनेस कर दी, 2 लाख से करीब तकरीबन मिलिट्री लेके आया। ठीक है, और हमें टेंशन देने के लिए, तो परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने यूएस का इन्फ्लुएंस यूज करके क्या किया, उनको मजबूर किया कि उन्होंने बॉर्डर से फोर्स हटा दी। तो इसको हम क्या करेंगे, ये कहाँ पे था, ये ईस्टर्न बॉर्डर पे था, नॉट ऑन साउदर्न बॉर्डर। तो एड पैकेज फॉर हर एलिंग इकोनॉमी के लिए पैकेजेस वगैरह लिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो इनपुट्स हैं ये भी हमारे फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को या स्ट्रेटेजिक कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, यूज ऑफ फोर्स को। ठीक है, अब ये हो गया कि decisions are response inputs from the domestic system, decisions are a response to interest articulated by various interest group। ठीक है, इंडिविजुअल क्या सोच रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रुप्स, ठीक है, नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स, ठीक है, जिनके एसोसिएशंस नहीं है। ठीक, तो इन लोगों के इनपुट्स जो हमेशा इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे मैंने इसराइल के बारे में बात बताया। ठीक है, तो ये चीज क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, हमारे फॉरेन पॉलिसी डिसीजन को। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए कि फ्रांस के सॉरी
एक जो फ्रांस में खाके बनाए गए, या नीदरलैंड का जो गियर बिल्डर था, उन्होंने खाकों बनाने का कंपटीशन किया। तो ना एरोमिक ग्रुप से, नॉन एसोसिएशनल ग्रुप से, जिनको भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, वो निकल आया। ठीक है, तो कहने का मकसद कि हमने इनपुट दिया अपना, ठीक है, कल्चरल स्ट्रेटेजी कल्चर डेवलप किया है कि हम, ये हमारी रेड लाइन है, ठीक है, अगर आप ये करेंगे तो हमारे आपके साथ ताल्लुकात नहीं, दुश्मनी हो जाएगी। तो हमने वो स्ट्रेटेजिक कल्चर डेवलप किया, ठीक है। इसमें इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स आ जाते हैं, एसोसिएशनल ग्रुप जिनके ऑर्गेनाइजेशन हैं, मास मीडिया स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, वो हमें इनपुट्स देते हैं, ठीक है। आए आगे पॉलिसी एनालिसिस करते हैं, थोड़ा एग्जांपल को देखते हैं, केस को देखते हैं। हाउ पाकिस्तान प्रो तालिबान अफगान पॉलिसी वाज मेड एंड सस्टेन्ड। हाउ पार्ट, हाउ क्वेश्चन, हम स्ट्रेटेजिक कल्चर को देखेंगे। Policy of supporting was a logical development of Afghan policy that Pakistan had been pursuing since 1947. अगर हम इसको थोड़ा डीप डाउन देखें, पाकिस्तान अफगान पॉलिसी हैज बीन सिंपली टू बैलेंस एंड काउंटर इंडियन इन्फ्लुएंस। हम नहीं चाहते कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ, मतलब अपनी जो है मतलब कंट्रोल ले आए इन अफगानिस्तान, ठीक है। तो हमारा जो पूरा मकसद है वो क्या है कि अफगानिस्तान में हम अपनी गुडविल, अपना इन्फ्लुएंस, स्ट्रेटेजिक डेप्थ पैदा करेंगे। स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या है आखिर में मैं आपको समझाऊंगा, और आगे चल के भी हम वैसे पढ़ेंगे अगर आएगी तो। आज वैसे मैं आपको आखिर में अगर भूल भी जाऊं तो मुझे याद दिलाना, और मैं कल आगे वैसे लेक्चर में किसी ना किसी में डेवलप की होगी, बट आपको समझाओ। दूसरा, मेक अफगानिस्तान गिव अप हर क्लेम्स ओवर पाकिस्तान टेरिटरी। आप सबको पता है कि पाकिस्तान इन इंडिया, अफगानिस्तान के बीच में झगड़ा है ऑन ड्यूरन लाइन। जब हम फाटा को मर्ज कर रहे थे तो उस वक्त वो कर रहे थे। तो कहने का मकसद, हमारा दूसरा मकसद ये है कि वहां पे हम एक तो अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ ले आए, दूसरा अब क्या करें कि वहां पे उनको मजबूर करें कि हम ये जो टेरिटरी का क्लेम है ये खत्म कर दें। तीसरा ये कि पाकिस्तान सपोर्टेड तालिबान अगेंस्ट सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, ठीक है। तीसरा, हमने उनको अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट किया। तो हमारी ये पॉलिसी इस तरीके से इनकी तरफ डेवलप हुई है, सपोर्टिंग वाली पॉलिसी के, इनको सपोर्ट करते हैं हम इस वजह से, एक इंडियन की वजह से टू काउंटर दें, दूसरा के टू गिव अप देयर क्लेम ऑफ द पाकिस्तान टेरिटरी, तीसरा ये कि सोवियत इंटरवेंशन वक्त किया ताकि वो वार्म वाटर्स तक नहीं पहुंच सके, ठीक है। अगर हम देखें कि 4 की फैक्टर्स फीचर्स हैं ऑफ द पाकिस्तान आर्मी स्ट्रेटेजिक कल्चर, ठीक है। इसको हमने थोड़ा इसीलिए रखा आर्मी से रिलेटेड ताकि आपको हेल्प मिल जाए। इसमें 3 एलिमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक बिलीफ्स अबाउट द थ्रेट ऑफ एनवायरनमेंट सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजीज फॉर ऑपरेशनलाइजिंग दीज बिलीफ्स। कैसे हम को ऑपरेशनलाइज करते हैं, टूल्स टू मैनेज थ्रेट। स्ट्रेटेजिक बिलीफ जो है, जिसको हम कल्चर भी कर सकते हैं, कि पाकिस्तान इज एन इनसिक्योर एंड इनकम्प्लीट स्टेट, कि बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है। हम क्या करेंगे, हमने इस बिलीफ को ऑपरेशनलाइज करने के लिए कहा कि डिफेंड पाकिस्तान आइडियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिक फ्रंटियर्स, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को और जियोग्राफिक फ्रंटियर्स को बचाना। फिनिश द अनफिनिश्ड प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, और हमें अच्छे तरीके से पार्टीशन करके कश्मीर वाले इशू को या दूसरे इश्यूज का सॉल्व करना है। तो हमने इनसिक्योरिटी वाले पॉइंट को, इनकम्प्लीट वाले पॉइंट को हमने क्या किया, स्ट्रेटजीज फॉर ऑपरेशनलाइजिंग दीज बिलीफ्स ये बनाई। अब हम कैसे करते हैं, टूल्स कौन से, इंस्ट्रूमेंटलाइज इस्लाम, कंडक्ट असिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट, वार, पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी, ठीक है। इस्लाम को यूज करते हैं कि फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम उम्मा, ठीक है। पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी के थ्रू इसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा फीचर है कि अफगानिस्तान इज अ सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी ऑफन इन कोलिजन विद इंडिया, ईस्टर्न बॉर्डर से, पोरस बॉर्डर, सॉरी वेस्टर्न बॉर्डर से, पोरस बॉर्डर है कि हमने क्या करना है वहां पे, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। आखिर में मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या है। सोली आसान जबान में यही समझे कि वहां पे हमने इन्फ्लुएंस, गुडविल जैसे डेवलप करना है। आखिर में मैं आपको बताता हूँ। मेंटेन अ फॉरवर्ड
or close border policy with respect to Afghanistan, use FATA Khyber Pakhtunkhwa as a buffer state. ठीक है, ताकि वो पोरस बॉर्डर को हम जिस तरीके से इंटर होते तो हम क्या करना है, इसको बफर करना है, और ताकि वो थ्रेट्स को हम थॉट कर सके. तीसरा, इंडिया इज अपोज टू द टू नेशन थ्योरी एंड सीक्स टू डोमिनेट और डिस्ट्रॉय पाकिस्तान. तीसरा कल्चर हमने, फॉर एग्जांपल, एक कल्चर, दूसरा कल्चर, वन एलिमेंट ऑफ कल्चर, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट ऑफ कल्चर. हमने क्या किया कि सस्टेन पब्लिक एंड मिलिट्री एपिटाइट फॉर इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन वॉर. ठीक है, हमने बस लोगों को ये दिलों में रख लिया है. Wage wars and conflict with India as a defensive jihad against kuffar. ठीक, misrepresent all wars with India. Cast Pakistan army as Islamic warriors. तो हमने ये tools use करते हैं. चौथा, जो fourth element of strategic culture है कि India is a hegemon and that must be resisted. हम कहते हैं कि India regional hegemon है, बनने की भी कोशिश कर रहा है ताकि मैं इनको कंट्रोल में कर सकूं बाकी साउथ एशियन कंट्रीज को. तो हम कहते हैं कि हम ऑपरेशनलाइज इस रिस्क को कैसे करते हैं कि देखो कि व्यू रिस्क टेकिंग, कारगिल में हम गए तो ये चीजें, और एज ऑलवेज प्रेफरेबल टू डूइंग नथिंग व्हिच अमाउंट्स टू डिफीट. ठीक है, अगर हम नहीं करेंगे तो वो डिफीट हो जाएगी. थ्रेट इन जिहाद अंडर न्यूक्लियर अम्ब्रेला. ठीक है, कि हम जिहाद करेंगे, ठीक है, लड़ेंगे नहीं, जिहाद करेंगे न्यूक्लियर वेपन के थ्रू. डेवलप एक्सटर्नल टाइज, जैसे चाइना के साथ या दूसरे कंट्रीज के साथ, जैसे हमने यूएस का इन्फ्लुएंस यूज किया. ठीक है, कल्टीवेट मिलिटेंट्स, और हम इंसर्जेंट्स को यूज करके उनको क्या करते हैं, उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की. ये 4 एलिमेंट तो ये हुए. ठीक है, आगे चलते हैं बाकी के डिटर्मिनेंट्स कौन से हमारे नेशनल कल्चर का, स्ट्रेटेजिक कल्चर का. ठीक है, पहले तो अगर हम देखें कि पाकिस्तान, नेचर ऑफ पाकिस्तान स्टेट इज अ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट इज वन दैट गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर द पोस्ट कॉलोनाइजेशन, आफ्टर द फ्रॉम द कॉलोनाइजेशन. ठीक है, तो हम उसको कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स. पाकिस्तान फिट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट टू. ठीक है, पहले कॉलोनाइज थी. While this process of state formation was taking place, two major interrelated problems faced by Pakistan. अब देखते हैं कौन, एक टेरिटोरियल डिफेंस का मसला एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का. ये हमारे शुरुआती मामला हैं, तो ये मामला हम फेस करते आए हैं. अगर हम देखें बाकी, दूसरा मसला है हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस. अब हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस में अफगानिस्तान ने हमारी रिकॉग्निशन को अपोज किया था. हम क्यों इतना स्ट्रेटेजिक डेप्थ का सोचते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया था. इंडिया threatened to annex Pakistan and strangulate the economy. ये इंडिया के लिए हमारा परसेप्शन है. पाकिस्तान ने जब वीट क्राइसिस फेस किया इन अर्ली इयर्स ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, तो अमेरिका ने रेस्क्यू किया. ये मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज जो थे गॉट अनसेटल्ड, ब्लडशेड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल ड्यूरिंग पार्टीशन. तो इस वजह से जो हमारी, जो अगर देखें तो ये जो फॉरेन पॉलिसी, ये जो एक्सपीरियंस है वो फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट से रिलेटेड. इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वो क्यों है. ठीक है, कि वहां पे रिलीजियस आइडेंटिटी में कुछ लोग आ जाते हैं, सुन्नी ग्रुप्स आ जाते हैं, शिया ग्रुप्स आ जाते हैं, कुछ लोगों को सेक्युलर आइडेंटिटी, कुछ लोग इथनिक डिविजन्स में हैं, सिंधी, बलोची, पंजाबी एंड अदर्स. ठीक है, रिलीजन है वो डेवलप करता है हमारे स्ट्रेटेजिक कल्चर को. जो पाकिस्तानी डिसीजन मेकर्स हैं, दे हैव फाउंड religious extremists as natural choice for alliance and usage as a tool for foreign policy. उनको लगता है कि due to its own religious identity basis and perception of India as a Hindu state, वो इस extremist ideology को क्या करते हैं, यूज करते हैं against the India. ठीक है, या दूसरे कंट्रीज, इसराइल के लिए और बाकी कंट्रीज के लिए. अगर थोड़ा आगे इसको देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो कंसीडर इस्लामिक फोर्सेस एज गुड एलीज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर अगेंस्ट सोवियत. अगर आप देखें कि यूएस ने भी इन इस्लामिक जो फोर्सेस उनको यूज किया. अगर एक डॉक्यूमेंट्री थी तो उसमें था कि बीबीसी के थ्रू अल जामियातुल अजहर से, एक बीबीसी के थ्रू किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को एक मतलब उसमें पूल में लाया गया, पोल में लाया, मतलब पोल में एक में लाया गया, और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के थ्रू क्या किया गया, जामियातुल अजहर से
फतवा निकाली गई कि ये जो है अफगान मुजाहिदीन का साथ दें सब लोग, ठीक है, क्योंकि वो एथियस्ट हैं। पीछे फंडिंग वगैरह हर चीज किसकी थी, वो मास्टरमाइंड कौन से थे, ये CIA वाले थे। तो उन्होंने भी इवन इस्लामिक फोर्सेस को यूज किया है अगेंस्ट द एथियस्ट सोवियत यूनियन। एथियस्ट क्लब्स यूज करने का मकसद इसीलिए है कि टू इन्फ्लुएंस द रिलीजियस एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक कल्चर। तो ये भी एक स्ट्रेटेजिक कल्चर डेवलप करता है। द पोस्ट कॉलोनियल स्टेट dominated by military has always considered secular nationalist democratic forces as a challenge to its hold over power। बिल्कुल जो स्टेट्स हैं डोमिनेटेड बाय मिलिट्री, तो उनको सेक्युलर नेशनलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक फोर्सेस से एक नफरत ही होती है। तो अगर हम देखें पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कल्चर में ये डेवलप हुई है, 35 साल तक डिक्टेटर्स ने हुकूमत की है। इंडिया फैक्टर, सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन, ये भी डिटरमिनेंट है हमारे स्ट्रेटेजिक कल्चर का। अगर हम देखेंगे दीज परसेप्शंस वर स्ट्रेंथेंड बाय द एनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद को एनेक्स किया, जूनागढ़ को एंड कश्मीर को, तो हमें लगा कि ये अब इन तीनों पे कब्जा किया है, कश्मीर का मसला चल रहा है, तो ये आगे भी हमें भी नुकसान पहुंचाएंगे। इंडियंस प्लान टू इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट द न्यू स्टेट ऑफ स्टेट एंड बर्थ, हमें हमारा पानी बंद कर दिया, ठीक है, हमें पैसे नहीं दिए जो हमारे शेयर का हिस्सा था, और हम सही तरीके से हमें अपने रिसोर्सेज नहीं दिए। तो हमें हर वक्त लगता है कि ये वही इतने बुरे हैं जो पहले थे। सिक्योरिटी पॉलिसी बिकम्स अ सेंट्रल कंसर्न, फिर हमने कहा कि नहीं, अब सिक्योरिटी पॉलिसी इज अ मेजर एम ऑफ द कंट्री। और उसके आगे चलें तो उससे ही डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री आती है। जब सिक्योरिटी पॉलिसी की डोमिनेंस हो, वो मिलिट्री डोमिनेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग करती है। वो इंडिया को थ्रेट यूज करते हैं, ठीक, एज अ थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको इन सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी को कंटिन्यू एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट, कि कहते हैं जैसे कुलभूषण जाधव का था कि ये जो एक्सटर्नल थ्रेट की वजह से हमारे अंदर ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये इनक्रोच अपॉन करते हैं, और कुलभूषण जाधव एंड अदर एजेंट्स के थ्रू यहाँ पे इंटरनल टर्मोइल करते हैं। तो हमने मिलिट्री डोमिनेंस का हमारे अंदर एलिमेंट है। इस्लामाबाद हैज ऑलवेज लुक्ड एट, मतलब पाकिस्तान, ये भी तरीका होता है शो करने का कि आप उसके कैपिटल के नाम से शो करें, अपने अखबार में या दूसरी जगहों में जरूर पढ़ा होगा। Islamabad has always looked at the internal political turmoil as the doing of foreign insinuating India। तो हम कहते हैं कि ये इनके पीछे जो हाथ है हमारे अंदर दहशतगर्दी का, बाकी बम धमाकों का, श्रीलंका की टीम पे अटैक करने का, करवाने का, इनके पीछे इंडिया का हाथ है, ठीक है। और ग्रेट पावर सेंट्रिक अप्रोच, हम हमेशा क्या करते हैं, ग्रेट पावर पे फोकस करते हैं। हम पहले हमने अमेरिकन सेंट्रिक अप्रोच ली, पाकिस्तान became the most trusted ally of the United States nation. They signed mutual defense agreement, ठीक है। जब फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे और उसमें जब फॉरेन पॉलिसी बनेंगे पढ़ेंगे हम किस में, ये पार्ट 2 में, तो उस वक्त देखेंगे, ठीक है। 1954 में हमने म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट किया साइन। उसके साथ साथ हमने सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और बगदाद पैक्ट वगैरह इनके साथ, जिसको हम सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, वो ज्वाइन किया था। तो हमने अमेरिकन पोल पे ज्यादा फोकस किया था। और अब हम क्या करते हैं कि चाइना सेंटर के अप्रोच लेते हैं। तो हमेशा हम किसी ना किसी पावर को सपोर्ट करते ही करते हैं या उसकी सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। अब हम मिलिट्री, पहले हम हमारे रिलेशंस होते थे, अब हमारे उनके साथ सीपेक के थ्रू, ठीक है। अब हमने दूसरा मिलिट्री वाला एलिमेंट दी, F-17 जॉइंट वेंचर मिलिट्री इन्वेंशन है, तो हमने वो जहाज बनाया। तो हम हमेशा किसी ना किसी जो है हेजीमोन का इन्फ्लुएंस हासिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे अपनी सिक्योरिटी थ्रेट होती है। हम चाहते हैं कि हमें मिलिट्री एड मिलती रहे और मिलिट्री मॉडर्नाइज्ड वेपन्स मिलते रहें, और हमें कोई इंटरनेशनल फोरम में सपोर्ट भी करता रहे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे। तो ये चीजें होती हैं, ये हमारे कल्चर को डिटरमाइन करती है। न्यूक्लियर डिटरेंस, ठीक है, बिल्कुल पाकिस्तान को बेबाक कर दिया है कि न्यूक्लियर वेपन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी टू डिटर इंडियन थ्रेट। हमने कहा है कि इंडियन थ्रेट को हम अच्छे तरीके से जो है थॉट करेंगे, ठीक है। तो दूसरा, नो रिलायंस ऑन आउटसाइड पावर, हमने वो देख लिया, यूएस को भी देखा, चाइना को भी। 1971 की वार में किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, डिफेंड नहीं किया, हेल्प नहीं की कि इंडिया ने हमारे ऊपर कब्जा किया है। हमने देखा कि
5 दिसंबर, 16 दिसंबर, 15 दिसंबर तक हमने अगेन एंड अगेन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन दी, तो रशिया ने रिजेक्ट कर दी। इस पाकिस्तान इवेंचुअली सीसीड। तो अब नो रिलायंस, पहले मैंने रियलिज्म में कहा है कि देयर इज नो सेल्फ हेल्प, देयर इज नो इमरजेंसी डायल जस्ट लाइक 911 और 15। तो यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ। तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं पास में। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर एंड हाईलाइट मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ पाकिस्तान। पूरा को पूरा क्वेश्चन मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है, उसके डिटरमिनेंट्स, अभी ये लास्ट वाला वही डिटरमिनेंट अभी डिस्कस किया। ठीक है, और वही 2018 में क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम आया। आप देखें, हो सकता है मुझसे गलती, बट मैंने जो देखी ये दोनों में है। अब मैं पेपर्स जो पास पेपर्स देखता हूँ 2016 तक देखता हूँ, 17, 18, 19, 20, 21, 22। पीछे सिलेबस चेंज हुआ था 2016 में, तकरीबन मिक्सअप है क्योंकि नया नया सिलेबस चेंज हुआ था, लोग तैयारी कर रहे थे प्रीवियस सिलेबस से, तो यहाँ तक रहा। अब ये है कि ये आपके सोर्सेज हैं, आप यहाँ से पढ़ें। एक और सोर्स है, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये ग्लॉसरी मैंने आप ऐसे ही आपके लिए ऐड की थी, तो आप थोड़ा इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये आउट ऑफ द स्लाइड्स। ठीक है, आप इनको जरूर देखें। ये ग्लॉसरी यूज करने का मकसद या दिखाने का मकसद ये कि कीवर्ड्स पे यू हैव टू फोकस, यू हैव टू फोकस। आई से थर्ड टाइम यू हैव टू फोकस। ठीक है, इनको अलग कॉपी पेस्ट करके रखें। अब ये है कि मैंने आपको कहा कि आप जो भी क्वेश्चन है आप पूछें या आप जो है चैट बॉक्स में लिखें, जब तक मैं आपको एक आइडिया और दे देता हूँ। स्ट्रेटेजिक कल्चर, ओ सॉरी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। स्ट्रेटेजिक डेप्थ को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक डेप्थ एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अब मिलिट्री स्ट्रेटेजिक डेप्थ को क्या है, ठीक है, ये आपने बहुत लफ्ज सुना होगा स्ट्रेटेजिक डेप्थ। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि मिलिट्री स्ट्रेटेजिक डेप्थ वो चीज है जो आपके सेंटर है या मेजर सिटीज है, उससे आपकी बाउंड्री तक डिस्टेंस कितना है। अगर बाहर से कोई आप मिसाइल अटैक करता है तो आपके मेजर सिटीज उससे कितने दूर हैं, दैट इज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजी। मतलब आपके मेजर सिटीज या सेंटर के बीच में और आपके जो है बॉर्डर में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, और तो हम इस चीज को देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पोलैंड स्मॉलर कंट्री था, उस पर जल्दी कब्जा कर लिया गया, उसकी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक डेप्थ कम है। और रशिया पे जब जर्मनी ने कब्जा करना था, उस पर बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत डिस्टेंस है, तो विंटर सीजन आ गई तो हम कहेंगे कि उसकी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक डेप्थ ज्यादा है। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन की जो फर्स्ट यूज पॉलिसी बनाई है, तो उसमें अगर हम देखें तो उसमें क्या चीज है, उसमें यह चीज है कि हमने कहा है कि हमारी जो डॉक्ट्राइन है उसमें काउंटर वैल्यू टारगेटिंग पॉलिसी होती है एंड काउंटर फोर्स टारगेटिंग पॉलिसी। काउंटर फोर्स में क्या होता है कि आप उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक करते हो। पाकिस्तान, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और इतनी प्रिसाइज टेक्नोलॉजी भी नहीं है, हमने कहा काउंटर वैल्यू टारगेटिंग पॉलिसी आपके मेजर सिटीज पे, आपके सिविलियन पॉपुलेशन पे अटैक करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि उनके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत है। पाकिस्तान, अब आप बताएं, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ ज्यादा है इंडिया की? जाहिर सी बात है इंडिया की, क्योंकि फिजिकली डिस्टेंस उनका बाउंड्री एंड मेजर सिटी में बहुत बड़ा है। पोलैंड का कम था, पोलैंड का ज्यादा है या रशिया का? ये रशिया का। अब पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या है? हम वहां पे, हम जैसे अफगानिस्तान में कहते हैं हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ानी, हमें कोई बॉर्डर तो बढ़ाना नहीं है ना कि काबुल तक हमने बॉर्डर बनाना है, वो तो मिलिट्री स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। अब पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक डेप्थ है कि वहां की जो हुकूमत है वो हमारे लोगों की हुकूमत है, हमारे लिए उनकी गुडविल हो, हमारे इन्फ्लुएंस हो वहां पे, हमारी लॉबी हो वहां पे, दैट इज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक डेप्थ। व्हेन वी से अबाउट दैट वी मस्ट क्रिएट अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन Afghanistan, it means that we want to create a political strategic depth, not the military strategic depth. In 21st century, you cannot have a new type of military strategic depth. जो है आपके पास वही है। अब आप मुझे नक्शे पे भी देख के बता सकते हैं कि इसकी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक डेप्थ ज्यादा है या इसकी ज्यादा है। आप देखेंगे बाउंड्री, मेजर सिटीज को देखेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, आप सिटीज के बीच में भी देख सकते हैं। ठीक है, इंडियन बाउंड्री से लाहौर करीब है, वहां के से देखेंगे डिफरेंट होगी। अगर आप डीप डाउन जाएंगे, अगर आप दूसरे शहरों से साइड से जाएंगे तो आपको वहां से ज्यादा लगेगी। अगर आप ओवरऑल देखेंगे उस हिसाब से देखेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ अबाउट द स्ट्रेटेजिक डेप्थ एंड इट्स अदर कंपोनेंट्स, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक डेप्थ एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अगर आपको समझ में नहीं आया हुआ तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं इस पे और स्लाइड्स और विजुअल आपके लिए तरीके से बना के आऊंगा। जी, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर।
Okay. I think everything is clear now. Yes, Ehtisham, you can ask a question. Give us demonstration on the what are these